बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इकोलॉजी पीजी में जो यूनिट फर्स्ट है उसको अपन ने शुरू कर रखा है। ज़्यादा नहीं, कम वीडियो बनेंगे इसके, छोटी सी यूनिट है। एक वीडियो अपन इसका पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने पर्यावरणीय कारकों के बारे में जाना। दो प्रकार के पर्यावरणीय कारक होते हैं, एक जैविक और अजैविक। जैविक में आपके एक ही है, अजैविक में अपने दो सिलेबस में है, क्लाइमेटिक और एडिफिक फैक्टर। ये अपनी YouTube पे क्लास चल रही है। 10 फोल्डर के करीबन अपना सिलेबस है जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का है, उसको अपन ने ऐप पे कंप्लीट कर लिया है, जहां पर आप वीडियो देख सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। यूट्यूब पर भी अभी किसी ने वीडियो देखते हुए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको यही बेहतरीन कंटेंट लगातार मिलता रहे, आगे भी आपके जीवन में ये चैनल काम आता रहे और बड़ी एग्जाम के लिए। एनवायरमेंटल फैक्टर कंप्लीट हो गया था। अगला टॉपिक है अपना पॉपुलेशन एंड एडेप्टेशन। पॉपुलेशन एंड एडेप्टेशन वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले जो अब तक का टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इकोलॉजी की आपने परिभाषा जानी थी। दो प्रकार की इकोलॉजी है, एक जीव की ओट इकोलॉजी और एक स्थान की सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी आगे जाकर पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम में तब्दील हो जाती है। हैबिटेट के दो प्रकार थे। एनवायरमेंटल फैक्टर दो प्रकार के, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में क्लाइमेटिक और एडिफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक में आपके लाइट था, लाइट के बारे में पूरी विस्तृत आपने बातें जान ली थी। फोटोपीरियडिज्म को विशेष रूप से याद रखना। फिर टेम्परेचर के बारे में बहुत सारी बातें आपने अच्छी तरह से जान ली थी। टेम्परेचर के बाद में आया था आपके वाटर को जाना था आपने, फिर ह्यूमिडिटी, वाइंड है, इस प्रकार से आया था। एडिफिक फैक्टर में अपने कंप्लीट सोइल के बारे में जाना कि इकोलॉजिकल बेसिस पर सोइल के कितने प्रकार होते हैं, सोइल की प्रोफाइल क्या है। उसके बाद में आपके ऑर्गेनिक मैटर है, सोइल में क्या क्या चीजें होती हैं, सोइल के क्या टेक्सचर होता है, टाइप ऑफ सोइल कितनी है। बायोटिक फैक्टर में दो प्रकार के रिश्ते होते हैं, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक है। सेम जाति के मध्य इंट्रास्पेसिफिक है, अलग अलग जातियों के मध्य इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। अब दोनों प्रकार के इंटरेक्शन है वो फायदे वाले नुकसान वाले हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, उनके हिसाब से कई प्रकार के रिलेशन है। ये सब अपन ने पढ़ लिया था। यहां पर आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया था कंपटीशन के साथ में। दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, पॉपुलेशन एंड इट्स एडेप्टेशन। देखिए, किसी स्थान विशेष पर विशिष्ट समय में पाए जाने वाले एक ही जाति के समस्त जीवों को पॉपुलेशन कहा जाता है। किसी एक स्थान पर किसी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले एक ही जाति के समस्त जीवों को पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे मान लो एक निश्चित एरिया बताएं, कोई भी एक एरिया, जैसे मान लो कि आप सवाई माधोपुर रहते हैं, सवाई माधोपुर में रणथंबोर में रहते हैं मान लो आप, तो रणथंबोर 17/2/2021 में बाघ की संख्या ये क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। इसी प्रकार से मान लो सीकर का कोई क्षेत्र है, सीकर 2021-22 मोर की संख्या ये क्या होगी, सीकर की पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गई मोर की 2021-22 के अंदर। ठीक है, आप अपने गांव का नाम लो कि आपका गांव 2021-22 में चिड़िया की संख्या या नीम के पेड़ की संख्या वो क्या हो गई, पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो गई, समष्टि हो गई, व्यष्टियों की टोटल संख्या। अब समष्टि के लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है समष्टि का, नेटेलिटी होती है, जन्म दर होती है, समष्टि में एक पॉपुलेशन में मोर्टिलिटी होती है, एज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग जीव के जीव होते हैं अलग अलग उम्र के, ग्रोथ फॉर्म होती है, पॉपुलेशन अपने आप में ग्रोथ करती है, पॉपुलेशन में इमाइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन हो जाता है और पॉपुलेशन को रेगुलेट किया जाता है। एक एक चीजें देखो यहां पर, डेंसिटी किसी समय पर यूनिट एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज की संख्या को या बायोमास को पॉपुलेशन की डेंसिटी कहते हैं। समय हो गया, एरिया हो गया, समय हो गया, एरिया हो गया, उनमें पाए जाने वाले जो स्पीसीज है ना उसकी संख्या को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेंसिटी, पॉपुलेशन का घनत्व। जैसे मान लो 500 पिकॉक पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 500 पिकॉक पाए जाते हैं। और यहां पर ये सन भी लिखना है 2020-21, ऐसा नहीं कि पूरे जिंदगी भर पाए जाते हैं, तो इतने में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। 300 वेल पर यूनिट वॉल्यूम, पानी में अगर होगी तो उसको वॉल्यूम से मापेंगे और धरातल पर होती है तो किलोमीटर से। अब एक आता है क्रूड डेंसिटी, एक होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इसको ऐसा समझो आप, नॉर्मल मैं आपको समझाऊं, देखो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं, तो इस क्लास की डेंसिटी क्या होगी, 10 स्टूडेंट पर क्लास। परंतु क्या 10 बच्चों ने पूरा कमरा कवर कर रखा है, उस कमरे के हिसाब से तो यहां पर 50 बच्चे आ जाते,
तो 50 बच्चे आने चाहिए थे, आए कितने? 10 हैं। तो 10 ने कितना एरिया कवर किया है उसके हिसाब से क्या निकलेगी? एवरेज निकलेगा कि 10 का कितना एरिया कवर है, वो डेंसिटी होती है, वो तो होती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। वास्तव में कितने हैं? और जैसे मान लो किसी एक गांव के अंदर 20 मोर है, तो 20 मोर ने पूरे गांव को थोड़ी कवर कर रखा है, तो वो तो क्या क्रूड डेंसिटी है। पर अब देखा जाए तो 20 मोर के हिसाब से या उस एरिया के हिसाब से 20 मोर ने जितनी स्थान ग्रहण कर रखी है, सब पूरे एरिया में कितने मोर आ जाते हैं, वो क्या हो जाती है? इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाती है। इस पॉपुलेशन की डेंसिटी को मापने के तरीके, अगर छोटा एरिया है, स्पीसीज की साइज बड़ी है, तो सीधे जाकर गिन लो। जैसे मानव की पॉपुलेशन को काउंटिंग करते हैं, घर घर जाकर गिन लेते हैं। किसी जंगल में शेर गिनने हैं, सीधे सीधे जाकर काउंटिंग कर लो। हाथी की संख्या गिननी है, सीधे सीधे जाकर काउंटिंग कर लो। नीम के पेड़ गिनने, सीधे सीधे जाकर काउंटिंग कर लो, वो टोटल काउंटिंग है। दूसरा, सैंपल लेना पड़ता है। कब? जब जीव की स्मॉल क्या हो, साइज हो, एरिया थोड़ा बड़ा हो, और क्रिप्टिक हैबिटेट मतलब शर्मिला स्वभाव हो, कई बार जीव छुप जाते हैं आपके जाने पर, तो ऐसे यहां पर सैंपल ज्यादा काम करेगा। सैंपल क्या मतलब? एक कोऑर्डिनेट मेथड। आपने देखा होगा खेत के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं, प्याज लगा रहे हैं मान लो, तो क्या कर देते हैं, पूरे खेत के अंदर इस प्रकार से क्यारियां बना दी है, ऐसे क्यारियां बना दी। अब आपसे पूछा भाई इस खेत के अंदर कितनी प्याज की पौध लगी हुई है, काउंटिंग करके बताओ, तो हर पौध को गिनना तो मुश्किल है। तो क्या कर लिया आपने, पता चला कि आपने पूरे खेत को स्क्वायर में बांट रखा है, यहाँ की काउंटिंग कर लिए कि यहाँ की काउंटिंग कर लिए कि यहाँ की काउंटिंग कर लिए, बीच की कर लिए, किधर की कर लिए, ऐसे कर लिए, ऐसे मतलब 4 कोणों की और बीच की। तो यहाँ पर मान लो 500 है, यहाँ पर 500 है क्यारी में, यहाँ पर 200 क्यारी में, यहाँ पर 300 क्यारी में और यहाँ पर 10 क्यारी में। टोटल को जोड़कर 5 का भाग दिया, मतलब एक क्यारी की संख्या आ गई। अब जितनी क्यारी है उसको गुणा कर दो, एकदम सिंपल। आरबीसी को ऐसे काउंटिंग करते हैं। आरबीसी लाखों में होती है, उसकी एक ही गणना थोड़ी करते हैं। उसको कैसे काउंटिंग करते हैं? उसको जो चैम्बर होते हैं आरबीसी के, उनमें से 5 चैम्बर के अंदर काउंटिंग करी जाती है। ट्रांजैक्ट मेथड, सीधे रास्ते चलते जाओ और दोनों ओर के साइड के गिनते जाओ। एरिया सीधा है, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, तो सीधे सीधे चलते जाओ और दोनों साइडों में गिनते जाओ। जैसे मान लो आपको बता दिया कि आपके घर से लेकर आपके घर से कोई 1 किलोमीटर की दूरी में उत्तर दिशा में आम के पेड़ कितने गिन लो, तो आप जाते गए, आपने बाएं साइड में दाएं साइड में देखते गए, जितने साउंड काउंटिंग आई वो गिनते गए। ट्रांजैक्ट मेथड। तीसरा, रिमूवल मेथड, जीव को पकड़ लिया, काउंट करके छोड़ दिया। तीसरा, कैप्चर मेकिंग मेथड, इसमें क्या कर लिया, जीव को पकड़ा। जैसे मान लो ये तो यहाँ पर रिमूवल मेथड तो उनके लिए है जो ज्यादातर बाहर पाए जाते हैं वनों में, पर कैप्चर मेकिंग मेथड में जैसे मान लो पानी के अंदर मछलियों की संख्या काउंट करनी है, तो पानी में जाल डाला, जितनी भी मछलियां आ ली उनको पर्टिकुलर चिन्ह कर दिया, कोई अंकित कर दिया, मामला कलर कर दिया उनके, फिर वापस पानी में डाल दिया, फिर वापस निकली दोबारा, तो पता चला 15 तो ऐसी हैं जिनके पहले से कलर किया हुआ है, बाकी ये और कर दिया। ऐसे 3-4 बार अलग अलग करते हैं और उसकी टोटल संख्या निकालते हैं n बराबर n2/m × n1। यहाँ पर n1 का मतलब जो पहली बार कैप्चर करी, n2 का मतलब जो दूसरी बार कैप्चर करी, और m का मतलब दूसरी बार कैप्चर करने के दौरान जो मार्क डी मिली, पहले से चिन्हित मिली, उसको काउंटिंग कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिंकोलन इंडेक्स या लिंकोलन पीटरसन मेथड भी कहा जाता है। इस चौथे वाले को, 2.4 वाले को। इस पॉपुलेशन की डेंसिटी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अब पॉपुलेशन का घनत्व कितना होगा, कोई तो कारक प्रभावित करेंगे ना। जन्म दर प्रभावित करती है। अगर किसी पॉपुलेशन की जन्म दर ज्यादा है तो पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है, डेंसिटी क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। जन्म दर का मतलब है नए जीवों का जुड़ना, और इससे डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब एक तो होता है मैक्सिमम नेटिलिटी, एक होता है इकोलॉजिकल नेटिलिटी, रिलीज नेटिलिटी। जैसे मैक्सिमम नेटिलिटी की बात करें, मानव के अंदर 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, अगले के लिए 3 महीने में तैयारी हो सकती है। मतलब एक औरत है वो 12 महीने में एक बच्चा पैदा कर सकती है। अगर औरत 16-17 साल से, जब उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गया, तब से लेकर अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब उसके 45 साल तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो, तब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है। बायोलॉजिकल कैपेसिटी है। इसका मतलब अपने जीवन काल में देखा जाए तो 30 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं एक औरत के द्वारा। ये मैक्सिमम नेटिलिटी है। ऐसे हर जीव की मैक्सिमम नेटिलिटी, कोई ना कोई बायोलॉजिकल क्षमता होगी, बायोलॉजिकल कैपेसिटी होगी, उसको मैक्सिमम नेटिलिटी बोलते हैं। लेकिन रियल में कितनी होती है, उसको यहां पर रियलाइज्ड या इकोलॉजिकल नेटिलिटी बोलते हैं। उस औरत के पूरे जीवन में 2 ही बच्चे हैं, एक ही बच्चा है मान लो, उसको क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड नेटिलिटी बोलते हैं। तो रियल में जन्म दर तो यही है। इससे ये वाली 30 संभव नहीं है, ये वाली क्या है, रियलाइज्ड नेटिलिटी है, वो रियल में नेटिलिटी है। आगे देखो, फिर इसी प्रकार से मोर्टेलिटी, जीवों का कम होना। अब मिनिमम मोर्टेलिटी, जैसे मान लो कि मानव के अंदर सब की एक निश्चित एज है,
कि 80 साल की मान लो एक आइडियल एज है, 60 साल की एज है, तो 80 साल बाद में मानव का वो प्राणी है वो खत्म होगा। गाय की, भैंस की, सबकी निश्चित एज होती है। तो मान लो उस एज के ऊपर जाकर खत्म हो रहे हैं, ये तो मिनिमम मोर्टेलिटी है। पर जरूरी थोड़ी एज में खत्म हो, किसी कारण से इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि जीव बीच में मर जाए, तो उसको रियल में जो मृत्यु दर हो गई उसको बोलते हैं फिर इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। सर्वाइवरशिप। अब एक पॉपुलेशन के अंदर यहां से बढ़िया प्रश्न बनता है, एक पॉपुलेशन के जीवों का एज के अनुसार जीवित रहने का वक्र, उम्र के हिसाब से, मतलब कि किस पॉपुलेशन में जीव है वो किस उम्र में ज्यादा जीवित रहते हैं। 3 प्रकार के कर्व बनते हैं। एक होता है टाइप फर्स्ट कॉन्वेक्स कर्व, टाइप सेकंड डायगोनल कर्व, और टाइप थर्ड है कॉनकेव कर्व। पहला, इसमें देखा जाए, पहले वाले के अंदर देखा जाए कि जो जीव है मैक्सिमम बड़ी आयु तक जीते हैं। एज है ना, एज यहां देखो, तो मैक्सिमम जीव है ना, मैक्सिमम जीव क्या होते हैं, बड़ी उम्र तक जीते हैं, मतलब पूरा उम्र पाकर जीते हैं। कोई बहुत रेयर केस में कम परसेंटेज है बीच में मरने का, मानव इसका उदाहरण है। दूसरा टाइप सेकंड आयु वर्ग के, मतलब हर किसी उम्र में, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, स्मॉल मैमल्स हैं, उनकी किसी भी उम्र में, मान लो कोई बर्ड है इसकी उम्र मान लो 5 साल है टोटल, तो 6 महीने की उनमें मरने की दर उतनी है, तो 12 महीने के होने पर भी मरने की दर उतनी है, और 1 साल के होने पर भी मरने की दर उतनी है। इसको बोलते हैं डायगोनल कर्व बनता है इनका। और एक होते हैं जो छोटी उम्र में बच्चे होते ही उनमें मरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वो कॉनकेव कर्व बनाते हैं। तो जीवन के इनिशियल स्टेज में ज्यादा डेथ होती है, मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट वगैरह, फिशेस वगैरह पैदा होते ही कोई न कोई जीव खा लेता है, किसी न किसी के ग्रास में आ जाती हैं, इसका मतलब मर जाती हैं वो। तो इनकी सर्वाइवरशिप के हिसाब से 3 प्रकार के कर्व बनते हैं। तो किस में क्या कर्व बनता है, किस कर्व को कॉन्वेक्स, कॉनकेव या डायगोनल बोलते हैं, यहां से आपको याद रखना है। पॉपुलेशन का डिस्पर्सल, इमाइग्रेशन और माइग्रेशन। देखो आप यहां रहते हैं और ये मान लो बॉम्बे है, ठीक है, और आपका गांव मान लो भरतपुर है ये, तो आप भरतपुर से शिफ्ट होकर बॉम्बे चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब भरतपुर है ना, भरतपुर से तो आप क्या कर गए, इमाइग्रेट कर गए, और बॉम्बे में इम आ गए। तो जहां पर आए ना, कुछ जीव आए वो तो इमाइग्रेशन है, और किसी स्थान से कुछ जीव चले गए वो क्या है, इमाइग्रेशन है, और जाकर वापस आ गए वो माइग्रेशन है। आपके पिताजी गए सऊदी अरब कमाने, वो 1 साल रहे वहां पर, फिर आप अपने वापस घर आ गए। आपके पिताजी फौज में है, वो कमाने गए, वहां पर आए और 30-35 साल बाद में रिटायर होकर वापस आ गए। तो ये क्या गए वापस आए, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन एक 2 वे प्रोसेस है, ई माइग्रेशन, और ई माइग्रेशन 1 वे प्रोसेस है। अब आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो उपरोक्त जो 4 चीजें आई ना टोटल, तो ई माइग्रेशन और मोर्टेलिटी 2 ऐसे हैं जिससे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है, और इन माइग्रेशन और नेटेलिटी से पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती है। माइग्रेशन से कुछ समय के लिए घट जाती है और बाद में वापस बढ़ जाती है। अब एज का सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हर किसी पॉपुलेशन के अंदर किस किस तरह की एज के जीव हो सकते हैं। एक ऐसे जीवन की प्री रिप्रोडक्टिव एज, जैसे मानव की बात करें तो 16, 17, 18 साल की उम्र में प्री रिप्रोडक्टिव एज बोलेंगे। फिर आपके 17 से लेकर 40, 45 साल तक का रिप्रोडक्टिव एज है। फिर 40, 45 साल से आगे तक का उम्र तक का पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। तो किसी पॉपुलेशन में अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होगी। इसमें देखो यहां पर पहले वाले के अंदर देखो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव कमी है। इसका मतलब ये तो वैसे ही पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते, कुछ समय बाद में मर जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव वाले पहुंच जाएंगे वहां पर, तो ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव पे आ जाएंगे। इसका मतलब ग्रोथ धीरे धीरे इसमें होने वाली है, रेपिडली ग्रो करेगी ये पॉपुलेशन, ये स्लोली ग्रो करेगी, ये स्टेबल है यहाँ पर क्योंकि ये धीरे धीरे मरने वाले हैं, और ये डिक्लाइन होगी, इसकी नेगेटिव ग्रोथ होगी। चाइना में यही स्थिति चल रही है, चाइना में बूढ़े लोग ज्यादा हैं इसलिए उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर डाउन चल रही है धीरे धीरे। मानव अपने यहाँ पर ये 1-2 नंबर वाला चल रहा है मामला भारत के अंदर, तो धीरे धीरे अपन अगली जो जनसंख्या की जो गणना होगी उसमें अपन क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का मामला चल रहा है यहाँ पर 1-2 नंबर का। तो वहाँ पर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा मरने वाले ये बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है। ये एज का, सेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन का डिस्पर्सल है, या तो यूनिफॉर्म या रैंडम या क्लम्प्ड। तो यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकती, एक समान वितरित नहीं हो सकती, रेंडमली
होती हैं या फिर क्लम्प के अंदर गुच्छों में होती हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ दो प्रकार से हो सकती है, एक जे शेप और एक एस शेप ग्रोथ। देखो यहां पर जो छोटे जीव हैं उनमें जैसे ही मौसम मिला अचानक से तेज बढ़ते हैं, अचानक से तेज बढ़ेंगे लेकिन एक समय बाद में अचानक से रुक जाएंगे किसी निश्चित लिमिटिंग फैक्टर के कारण से, उसको बोलते हैं जे शेप ग्रोथ। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कीड़े आते हैं, कीट आते हैं, अचानक से आधे एक घंटे के अंदर गजब की लाइटिंग में खूब ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, खूब बढ़िया संख्या हो जाती है उनकी, ठीक है ये। लेकिन एक निश्चित समय बाद में वो खत्म हो जाएंगे। वो अगर नहीं हो तो पृथ्वी पर वो अगले 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे भी रह जाए ना तो पूरे पृथ्वी को ढक लेंगे। तो ये एकदम से रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए जो फैक्टर आवश्यक हो वो केवल उस 1 घंटे के दौरान ही थे, फिर उनके लिए फिर वो प्रतिकूल कंडीशन हो जाती है। एडवर्स कंडीशन के अंदर वो जी नहीं पाते, तो रात को मैक्सिमम तो रात को ही मर जाते हैं। कोई बच गए मुश्किल से तो रात को कहीं ना कहीं छुप छुपा जाते हैं, सुबह झाड़ू निकालते हुए कोई एक आधा बच गया, अरे तू बच गया, तो उसको अपन मार देते हैं। तो कैसे करके ये खत्म हो जाते हैं, कम है इनका संख्या बढ़ती है। तो कोई भी छोटे जीव हैं जिनमें रिप्रोडक्शन तो अधिक होता है लेकिन एक अचानक कुछ समय बाद में रुक जाते हैं, ये जे शेप कर्व बनाते हैं। इनको ज्ञात करने की, संख्या ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करते हैं dn/dt बराबर rn, सीधा सूत्र याद रखना। लेकिन बड़ी स्पीसीज है वो क्या करती है, एस शेप ग्रोथ होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। सबसे पहले किसी एरिया में जाकर अपने आप को क्या करती हैं, स्टेबल करती हैं, किसी एरिया में स्टेबल करती हैं, फिर अपनी क्या करती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। ग्रोथ करने के बाद अचानक मौसम प्रतिकूल हुआ या एडवर्स कंडीशन आई तो क्या करती हैं, अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेती हैं। जैसे मान लो साधारणतया एक परिवार के अंदर 5 आदमी हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, अपने आप को स्टेबल किया, उन्होंने जनसंख्या बढ़ी और 5 से 10 हुए। 10 होने के बाद पता चला कि घर में रहना मुश्किल हो गया, तो बड़े वाला कोई और है उसको अलग कर दिया, तो उसने अपना अलग जाकर घर बनाना शुरू कर दिया, वो फिर से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, तो पॉपुलेशन फिर से स्टेबल हो गई। ऐसे करके बड़ी स्पीसीज में धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ, जिसके 3 फेज हो सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट करते हैं जीव, उसके बाद में ग्रोथ करते हैं और एक समय बाद में उसका नेगेटिव एसिलरेशन मतलब ग्रोथ रुक जाती है। इसको सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ΔN/ΔT बराबर Rn K-N/K। यहाँ पर K मैक्सिमम है और N यहाँ पर नंबर है। अनुकूलन करना पड़ता है जीवों को। ये तो सब देखो पॉपुलेशन के बारे में बातें हो गई। अब पॉपुलेशन में जो जीव रहते हैं अलग अलग प्रकार के अनुकूलन करते हैं, बहुत सारे एडेप्टेशन आप समझ सकते हो। जैसे डेजर्ट में रहने वाले जीव कैसे एडेप्टेशन करते हैं, ऊंट कैसे एडेप्टेशन करता है, या फिर जो आपके पानी में रहने वाले जीव है वो किस प्रकार से एडेप्टेशन करते हैं। ये बहुत सारी बातें होती हैं एडेप्टेशन में, कुछ लेते हैं यहाँ पर। बाह्य स्रोत से H2 ना मिलने पर कंगारू चूहा आंतरिक वसा का ऑक्सीडेशन करता है। ये सब मैंने 12वीं की किताब से लिया है क्योंकि टॉपिक वहीं से लिया हुआ है। ये आपकी 12वीं की एनसीईआरटी है, वहां से लिया एडेप्टेशन। वहां से लेने के पीछे कारण क्या रहा कि पीजी में दे रखा ये पहले यूनिट सिलेबस, लेकिन किसी समय में ये आपके सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस था पिछली भर्ती में। तो क्या किया इन्होंने, सेकंड ग्रेड के सिलेबस को, जो आपके सेकेंडरी लेवल के सिलेबस को उठाकर पीजी में डाल दिया, लेकिन टॉपिक भी नहीं चेंज किया उन्होंने। तो टॉपिक है सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, डाल दिया पीजी के अंदर। तो कुछ चीजें वहां से पर्सन उठाने में अगले की आसानी होगी तो उठा सकता है, तो वहां नहीं छोड़ी मैंने चीजें। बाह्य स्रोत से H2 ना मिलने पर कंगारू चूहा आंतरिक वसा का ऑक्सीडेशन करता है। डेजर्ट प्लांट में मोटी क्यूटिकल होती है, सुनकेन स्टोमेटा होते हैं। ओपनसिया कैक्टस में लीफ है ना कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। ठंडी जलवायु में मेमल्स के कान और पैर छोटे होते हैं, ऐसा एलन का नियम है। मेमल्स व बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये सब क्या है, इसके एडेप्टेशन है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन है। कई जीवों का सर्दी के और गर्मी के मौसम में छुप जाना अपनी अनुकूलतम दशा को प्राप्त करने के लिए, ऐसा कि कब मेरे को वापस अनुकूल दशा मिलेगी उस समय तक क्या कर जाते हैं, वो पानी के अंदर या जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। उस छुपने को बोलते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। ये मैंने ट्रिक बताई थी, स्वाहा। एस का मतलब क्या है, समर, ए का मतलब एस्टिवेशन। जो समर सीजन में छुपते हैं उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर सीजन में छुपने को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। एस ए डब्ल्यू है, समर, एस्टिवेशन, विंटर, हाइबरनेशन। इस प्रकार से पॉपुलेशन है और एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में बहुत सारी चीजें और भी समझी जा सकती हैं, पर इतना आपके पर्याप्त है। ये सब चीजें हैं, अपन ने लिया दूसरा टॉपिक पॉपुलेशन का। 3 नंबर का टॉपिक अपन लेंगे अब इकोसिस्टम को। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।